हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद की कहानियों से संबंधित आलोचकीय मंतव्य को स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रामविलास शर्मा के उपरांत प्रेमचंद की परवर्ती आलोचना को पुष्पित तथा पल्लवित करने का कार्य नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर नामवर सिंह ने किया। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में विद्यमान आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य में प्रकाशित अपनी संपादकीय टिप्पणियों के साथ साथ ही आलोचना 5 में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से प्रेमचंद विषयक आलोचना को नया आयाम प्रदान किया, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद को मुख्य रूप से मध्य वर्ग का लेखक घोषित करते हुए लिखा कि यद्यपि प्रेमचंद ने रानी सारंधा और कफन जैसी उत्कृष्ट कहानियां भी लिखी, फिर भी निर्विवाद है कि उन्होंने अधिकतर मध्यम वर्ग को ही अपनी कहानियों का आधार बनाया और उनकी कहानियां आसानी से जीवन के खंड बन गए। इसी प्रकार सन 1956 में महत्वपूर्ण आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी की एक किताब प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तथा इसमें प्रेमचंद के उपन्यासों के साथ साथ ही वाजपेयी जी ने एक आलोचक के रूप कला और भाव पक्ष को लेकर अत्यंत कड़ी आलोचना भी प्रस्तुत की और उसके निचोड़ के रूप में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की मुख्य प्रेरणा, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी कहानियों का निर्माण किया, वह प्रगतिशील थी। वह समाज हित और समाजोत्थान की भावना से प्रेरित थी। इस मूल प्रेरणा के कारण प्रेमचंद कहानियों में एक विलक्षण आशावाद, मानव महत्व के प्रति अमिट विश्वास और समाज की अनिष्टकारी शक्तियों के विरुद्ध एक कठोर व्यंग्य भरा हुआ है। इस वक्तव्य के माध्यम से प्रेमचंद की कई कहानियों और विशेषकर उनकी आरंभिक कहानियों पर आदर्शवाद के प्रभाव को लगातार हावी होते जाने की ओर वाजपेयी जी ने संकेत किया था तथा कालांतर में भी कई और आलोचकों ने उन पर अपनी आलोचनाएं प्रस्तुत की है, जैसे कि खगेंद्र ठाकुर द्वारा संपादित पुस्तक आलोचक के मुख से। इसमें नामवर सिंह का कथन है कि प्रेमचंद की पहली कहानी, जो आपको याद होगी और जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, कभी कभी इतिहास के रूप में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कई दृष्टियों से दिलचस्प है। कहानी में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि मैं अपना प्यार तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाकर दोगे। कहानी उस किस्सागोई के अंदाज में चलती है जिसमें फारसी कहानियां चला करती थी। कोई प्रेमिका, कोई बेगम, कोई माशुका,
अपने आशिक से ऐसी अनोखी अद्भुत सी चीज मांगती है जिसका मिलना बहुत मुश्किल हो, और जब तक वह उसे ला ना दे तब तक वह उसे अपना प्यार नहीं देती। कहानी शुरू होती है और पुराने डर्रे पर चलती है, लेकिन जब आशिक लौटता है तो वह 3 चीजें लेकर लौटता है। एक फांसी के तख्ते पर चढ़े हुए आदमी के आंसू, दूसरी अपनी शौहर की लाश को लेकर जल जाने वाली बीवी की राख, और तीसरी शहीद हो जाने वाले एक राजपूत के खून की एक बूंद। ये तीनों चीजें दुनिया के सबसे अनमोल रत्न हैं। अतः यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कहानी कहने का तरीका तो फारस की पुरानी कहानियों के अनुरूप ही था, लेकिन इसमें प्रेमचंद ने जो अनमोल रत्न चुने थे वह विषय वस्तु की दृष्टि से नए थे। ये तीनों चीजें प्रेमचंद की कहानियों में उस नए अंदाज और नई भावना का एक उदाहरण है जिसे आदर्शवाद भी कह सकते हैं। इनके द्वारा प्रेमचंद नई देशभक्ति और नई राष्ट्रीय भावना को अपनी कहानियों के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। नामवर जी के इस कथन की सत्यता की प्रामाणिकता प्रेमचंद की कहानियों के उत्तरोत्तर होने वाले विकास से सहज ही प्रमाणित हो जाती है। अतः यही प्रमुख कारण है कि प्रेमचंद की रचनाओं के संबंध में नामवर जी द्वारा दिए गए वक्तव्यों से सभी आलोचक एकमत होते दिखाई देते हैं तथा उनमें विरोध का कोई भाव परिलक्षित नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानियों से संबंधित आलोचकीय मंतव्य के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।